ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन करना। अब इस वीडियो में उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर आप लोग वीडियो देख चुके हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। अब इसमें के बाद हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण क्या होता है? तो हम लोग सूत्र पढ़े थे श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा हम लोग इस सूत्र का निगमन किए थे। x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। तो इसको हम लोग जो है इसका निगमन हम लोग किए थे, इसको पढ़े थे। अब ये विविक्तीकरण क्या होता है? तो विविक्तीकरण क्या होता है? तो इस सूत्र में यह जो राशि है b² - 4ac, यह जो राशि है b² - 4ac, इसी राशि को द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण कहते हैं। अर्थात राशि b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 का विविक्तीकरण कहते हैं। इसे d से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण में अगर D अक्षर आता है तो D अक्षर विविक्तीकरण के लिए ही आता है। विविक्तीकरण को द्विघात समीकरण में D से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं D = b² - 4ac। यह जो है इस फार्मूले की सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण की विविक्तीकरण की गणना हम कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण के विविक्तीकरण की गणना हम कर सकते हैं। अब इसके बाद से किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकरण और उसके मूलों में क्या संबंध होता है? किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकरण और उसके मूलों में क्या संबंध होता है, अब ये हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकरण और उसके मूलों के बीच में क्या संबंध होता है। फिर समझें, किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकरण और उसके मूलों के बीच में क्या संबंध होता है, इस संबंध को हम समझेंगे। तो याद रखना कि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकरण और मूलों के बीच में निम्नलिखित संबंध होते हैं। ये संबंध जो है निम्नलिखित होते हैं। तो निम्नलिखित जो संबंध होते हैं, निम्नलिखित संबंध होते हैं। पहला संबंध क्या होता है? पहला संबंध होता है यदि d > 0, अर्थात
ज्ञात करते हैं और वह विविक्तिकर 0 से बड़ा प्राप्त होता है, ध्यान समझें, किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर हमने ज्ञात किया और वह विविक्तिकर अगर 0 से बड़ा प्राप्त होता है तो उस स्थिति में यदि d greater than 0 हो तब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो वास्तविक मूल अल्फा और बीटा प्राप्त होते हैं। वास्तविक मूल का अर्थ क्या है? वास्तविक मूल का अर्थ होता है कि ये मूल परिभाषित होते हैं। किसी वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है? जो संख्याएं परिभाषित होती हैं, अर्थात जिन संख्याओं को की परिभाषा हम दे सकते हैं उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। चूँकि ये मूल भी जो प्राप्त होते हैं संख्याओं के रूप में प्राप्त होते हैं, तो हमेशा याद रखें कि ये जो मूल प्राप्त होते हैं उसमें से पहले मूल को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं और ये दोनों मूल वास्तविक होते हैं, अर्थात दोनों मूलों को परिभाषित किया जा सकता है। तो उस स्थिति में अल्फा इक्वल टू होता है -b प्लस √d अपॉन 2a तथा बीटा इक्वल टू होता है -b माइनस √d अपॉन 2a। तो इस प्रकार से जो है जो दो मूल प्राप्त होते हैं, इन दोनों मूलों को जो है के लिए हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। अर्थात किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर हमने ज्ञात किया, अगर वह विविक्तिकर 0 से बड़ा प्राप्त हुआ तो इस फार्मूले के द्वारा जो है हम दोनों मूलों को अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। नंबर दो, यदि d इक्वल टू 0 हो तब, अर्थात अगर द्विघात समीकरण का विविक्तिकर 0 आता है, तब याद रखना, तब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के 0 का एक वास्तविक पुनरावृत्त मूल प्राप्त होता है। एक वास्तविक पुनरावृत्त मूल प्राप्त होता है। पुनरावृत्त मूल अल्फा प्राप्त होता है। तो इस मूल का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, चूंकि d का मान 0 होता है तो d का मान 0 अगर हम यहाँ पर रखें तो अल्फा इक्वल टू -b/2a प्राप्त होगा। अगर इस फार्मूले में d का मान हम 0 रखते हैं तब भी बीटा इक्वल टू -b/2a प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ही मूल प्राप्त हो रहा है 2 बार, तो उसको एक वास्तविक पुनरावृत्त मूल कहते हैं। तो जहाँ अल्फा इक्वल टू होता है -b/2a, यानी तब उस मूल को इस सूत्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद से तीसरा संबंध है यदि d लेस देन 0 हो तब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। अर्थात तब इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल की अगर हम गणना करें तो वह मूल वास्तविक नहीं होता है, अर्थात उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है क्लास 10 के लिए है, और वो जो वास्तविक मूल नहीं होता है वह क्लास 10 के कोर्स में नहीं है। इसलिए केवल हम लिख सकते हैं कि अगर द्विघात समीकरण का विविक्तीकर 0 से कम प्राप्त होता है, अर्थात माइनस में प्राप्त होता है। 0 से कम का मतलब हुआ कि अब डी का मान क्या किया, डी का मान माइनस में आ गया। तो डी का मान अगर माइनस में आ गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि विविक्तीकर 0 से छोटा है। तो जब विविक्तीकर 0 से छोटा है तो ये हमेशा याद रखना कि उस स्थिति में द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता। अब जब वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता तो उस मूल को हम काल्पनिक मूल कहते हैं। तो काल्पनिक मूल जो है हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, अर्थात इंटर में पढ़ेंगे। हाई स्कूल में केवल वास्तविक मूल ही पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले द्विघात समीकरण का विविक्तीकर, और उसके बाद हमने पढ़ा द्विघात समीकरण के विविक्तीकर और दोनों के बीच में संबंध। तो यह हमारा अंदाजा है, हमारा ख्याल है कि यह आप लोगों के समझ में आ जाएगा। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप जो है लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो फिर हम अगले वीडियो में इससे आगे का कोर्स जो है आप लोगों को भेजने का जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।